अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 अक्टूबर 2021 फोर्थ सीरीज़ के सारे थंबनेल्स को। इन्हीं थंबनेल्स को देखकर आप अक्टूबर का जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उसका समाधान कर लीजिए। आपका इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 हिस्ट्री को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर बांग्ला में और इंग्लिश में ही है और उसी का रूपांतरित करके इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आता है। इसीलिए कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है कि जो शब्द अंग्रेजी का हिंदी में रूपांतरण में इसकी स्टडी पॉइंट इस्तेमाल किया है वह हो सकता है कि आपका स्कूल उस शब्द का इस्तेमाल ना किया हो। तब आप यह न सोचिएगा कि क्वेश्चन अलग है। आप ध्यान से पढ़िएगा, बारंबार पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश के साथ में टैली कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर उस क्वेश्चन का वही होगा। अगर आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया क्वेश्चन पेपर को अगर आपका स्कूल आपको दिया है तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद या बीच में लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे हम लोग के यूट्यूब चैनल का वैल्यू बढ़ता है और आप लोग का सहयोगिता के कारण इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जिसमें देखिए आपको मैच करना है, पहला स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ में मिलाना है। तो पहला वाला 1.1 जो है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, इसका सही उत्तर होगा 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी डी। एशियाटिक सोसाइटी 1.3 का ए नंबर 1784। बोस इंस्टीट्यूशन या बोस इंस्टीट्यूट, बोस संस्थान 1917। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैच द कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर और इंटेंस स्टडी करना चाहते हैं तो आप अपने बुक का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 को निकालिए और उसमें पढ़िएगा तो उसमें आपको इसकी जानकारी काफ़ी मिल जाएगी और सही से आप स्टडी करके तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी सारी जानकारी है सभी संस्थानों के बारे में। पहला क्वेश्चन इसका जो है उसमें 2.1 में बंगाल तकनीकी संस्थान, उसके बाद में बोस संस्थान, उसके बाद में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस और चौथा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बंगाल का। तो ये 4 दिए गए हैं संस्थानों का नाम, उनके संस्थापक के नाम बताने हैं, उसके बाद उसका लक्ष्य और उद्देश्य बताना है, लक्ष्य या उद्देश्य बताना है आपको। तो यह भी चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा 5.2 में। तो किताब से पढ़ लीजिएगा और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बारंबार चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको काफ़ी सारा जानकारी मिल जाएगा। तो भी मैं बहुत सारी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से अंत तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से बस आप आंसर ही लिख कर रह जाएंगे किंतु काफ़ी सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बंगाल तकनीकी संस्थान, देखिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, BTI, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई तारकनाथ पालित के द्वारा, श्री तारकनाथ पालित के द्वारा में, ठीक है। क्या किया था इन्होंने 10 लाख रुपए और अपर सर्कुलर रोड पर स्थित अपने आवास को दान दिया, ठीक है। और यह जो बंगाल तकनीकी संस्थान जो बना, बाद में यह इंस्टीट्यूट कलकत्ता विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया था। तो इसका क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था? भारत में स्वदेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। कहने का मतलब क्या है, भारत में कारीगरी शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। औद्योगिकरण मतलब कारीगरी शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 2.2 में बोस संस्थान, बसु विज्ञान मंदिर जिसको बोलते हैं या फिर बोस इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इस चीज़ को आप समझिए।
तो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में आचार्य जगदीश चंद्र बोस द्वारा किया गया, जो भारत में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रवर्तक थे। ठीक है, इस संस्थान में क्या उद्देश्य रखा गया? विभिन्न विषयों पर, विभिन्न विषय कहने का मतलब भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, माइक्रो जैविक, बायो रसायन, बायो भौतिकी, पशु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान आदि सभी पर अनुसंधान करना, रिसर्च करना और शोधकर्ता तैयार करना, जो विदेश में, देश विदेश में जाकर अपने देश का नाम को रोशन करें, यह उद्देश्य था। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रैकेट में लिखा गया, उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बंगाल में विज्ञान की प्रगति को बढ़ाना, बढ़ावा देना। इस पॉइंट को भी चाहे तो लिख सकते हैं आप। तीसरा देखिएगा 2.3 का, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, यह क्या था? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। 29 जुलाई 1876 ईस्वी में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इसकी स्थापना की थी। यह भारत का प्राचीनतम शोध संस्थान है। ठीक है, यह संस्थान भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ऊर्जा, पॉलीमर, बहुलक जिसको बोलते हैं, तथा पदार्थों के सीमांतवर्ती क्षेत्रों में मौलिक शोध कार्य में समर्पित है। ठीक है, यह मेन उद्देश्य था। और इसी संस्थान से चंद्रशेखर वेंकट रमन, आप जानते होंगे, रमन इफेक्ट जिन्होंने किया, और उसके बाद उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, है ना। तो इसी संस्थान से वो निकले थे। तो इसका उद्देश्य क्या था? पदार्थ तथा रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करना। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। चौथा देखिएगा 2.4 में, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल का। ठीक है, इसकी स्थापना आप ध्यान से समझ लीजिए, इसकी स्थापना 11 मार्च 1906 में की गई। ठीक है, 1906 में, याद रखिएगा। तो वास्तव में इसके संस्थापक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सत्येंद्रनाथ टैगोर दिख रहा है। किंतु इसके पहले आपको कुछ चीज़ समझ लेना होगा, जो जाना बहुत ज़रूरी है। क्या है वह चीज़? जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल जो था, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का जन्म हुआ। इस कारण से बुद्धिजीवी मनीषियों का आविर्भाव हुआ। उसी समय 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन बढ़ने लगा। इस दौरान जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी था, उन्होंने एक आयोजन किया, एक मीटिंग रखा, और उसी मीटिंग में करीब 1500 डेलीगेट्स उपस्थित थे। और वहीं पर इन लोगों ने डिसाइड किया, 1905 में डिसाइड किया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसके प्रमुख सदस्य आप देख पा रहे होंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के डेलीगेट्स में रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, रासबिहारी घोष, आशुतोष चौधरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। अब इन्हीं में से सत्येंद्रनाथ टैगोर की अगुवाई में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, और इसीलिए अगर पूछा जाए तो आप इन्हीं का नाम बताइएगा। भले ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी के डेलीगेट्स थे, 1500 डेलीगेट्स थे। आप चाहें तो नेट में भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, आप अपने बुक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उद्देश्य क्या रहा? देखिए, राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा देना, कहाँ पर? स्कूलों में, यह मेन उद्देश्य था। तो इतना आप लिख लीजिए। आपको जानकारी के लिए काफ़ी सारी चीज़, बाहर वाली चीज़ भी मैंने बताया है, आपको उतना तो लिखना नहीं है। आपको जो लिखना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, टू द पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, किसने कौन सा स्थापना किया देख लीजिए। इधर में इस साइड में जब कीजिएगा तो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको दिख गया, इसको लिख लीजिएगा, बस खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि यह डाउट है।
इसकी टीम या फिर मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें दिया गया उपेंद्र किशोर राय चौधरी को क्यों याद किया जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करी गई है। इसकी टीम काफ़ी परिश्रम के बाद ही आंसर्स तैयार करता है, हूबहू किताब से कॉपी से छाप देता है, उस तरह का नहीं करता है। आपकी सुविधा के लिए एक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो, आप उस चीज़ को समझ पाएँ, उस तरह का तैयार किया जाता है। इसलिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ में आप जुड़े रहिए। आप वेबसाइट पर भी जाइए, रिटन मटेरियल्स हैं, स्टडी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसकी स्टडी पॉइंट को हेल्प कीजिए, आप स्पॉन्सर कीजिए। कहने का मतलब है, अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़ रहे हैं मतलब आप स्पॉन्सर बन रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी विख्यात बांग्ला शिशु साहित्यकार उपेंद्र किशोर राय चौधरी बंगाल में छापाखाना के अग्रदूत थे। उन्हें निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। नंबर 1, UN रॉय एंड सन्स के स्थापना सन 1885 ईस्वी में उन्होंने UN रॉय एंड सन्स के नाम से आधुनिक प्रेस की स्थापना की। यहाँ पर आप समझ लीजिए, UN रॉय एंड कंपनी के नाम से इन्होंने 1885 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की, किंतु बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया 1895 ईस्वी में UN रॉय एंड सन्स इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, उस समय भारत में प्रिंटिंग प्रेस की उतनी सुविधा नहीं थी और कोई भी इतना इन्वेस्ट करना या फिर इतनी सहूलियत तैयार करना नहीं चाहता था, किंतु इन्होंने आगे बढ़कर इस चीज़ को सोचा कि छपाई की गुणवत्ता को बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसके लिए इन्होंने आधुनिकतम मुद्रण यंत्रों का आयात किया विदेशों से और छपाई को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, हाफ टोन ब्लॉक प्रिंटिंग। शिव नारायण दास लेन 7 नंबर के एक भाड़े के कमरे में इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए चित्रों का एक स्टूडियो भी खोला और भारत में पहली बार हाफ टोन ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए काफ़ी परीक्षण किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। इसी समय वह संदेश पत्रिका में रंगीन चित्र को छापना प्रारंभ किया, जो एशिया में प्रथम था। इस कारण उपेंद्र राय किशोर चौधरी को याद किया जाता है। यहाँ पर यह चीज़ समझ लीजिए क्यों ऐसा बोला गया है कि एशिया में प्रथम था। उस समय ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ छापा जाता था, तो यही थे उपेंद्र राय किशोर चौधरी जो प्रिंटिंग जब किए तो वहाँ पर रंगीन फ़ोटो को छापना शुरू किया। तो देखिए, जो प्रिंटिंग के क्षेत्र में भूमिका इनकी रही उपेंद्र किशोर राय चौधरी की और उनकी UN रॉय एंड सन्स की काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है, इसीलिए इनको याद किया जाता है और इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट, इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री देख रहे हैं, आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा का 2 नंबर, बंगाल में मुद्रण प्रौद्योगिकी का जनक, फादर ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसे माना जाता है। तो देखिए, बंगाल में मुद्रण प्रौद्योगिकी का जनक सर चार्ल्स विल्किंस को माना जाता है। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस को माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया ताकि आपको सुविधा हो याद करने में भी। सर चार्ल्स विल्किंस एक टाइपोग्राफर और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 55 कर्मकार के सहयोगिता से बंगला कटिंग टाइप फॉन्ट खरीदा था। बंगाल और भारत के मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास में उनका योगदान बहुत ही बड़ा था। दूसरा पॉइंट, चार्ल्स विल्किंस को बंगला हरफ की जानकारी थी और उन्हीं की पहल से बंगला हरफ की तैयारी की गई। सन 1878 ईस्वी में हुगली के चुचुड़ा
में एक छापाखाना का निर्माण किया, जहां पर भारत में सर्वप्रथम बांग्ला शब्दों का नक्शा तैयार किया गया और उन्हीं की देखरेख में बांग्ला व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को। इस कारण सर चार्ल्स विल्किंस को बांग्ला का गुटेनबर्ग या बांग्ला मुद्रण शिल्प का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्ला का गुटेनबर्ग किसको कहते हैं, यह अभी एक नया पॉइंट इसमें डाल दिया गया है ताकि आपको आने वाला समय में हेल्प करे। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बताया गया है कि जो मुद्रित पुस्तक होती है, प्रिंटेड बुक होती है, वह और शिक्षा के प्रसार के बीच में कैसा संबंध बढ़ा है। आप सोच लीजिए, सीधी सी बात सोच लीजिए, मोबाइल के रेस्पेक्ट में। मोबाइल पहले भी था, अभी भी है, किंतु इंटरनेट की सुविधा बढ़ने के कारण से, डिजिटल इंडिया के कारण से क्या हुआ, मोबाइल से इंटरनेट की सुविधा काफ़ी कम खर्चे में मिलने लगी है। इस कारण से मोबाइल का इस्तेमाल या नेट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और उससे चाहे आप बोलिए यूट्यूब बोलिए या फिर और भी माध्यम से हम लोग पढ़ाई या फिर वीडियो देखना, टीवी देखना मोबाइल के जरिए कर पा रहे हैं, है ना। सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। जब बुक प्रिंटिंग शुरू हो गया तो किताबों की संख्या बढ़ने लगी, आसानी से सभी को पढ़ने के लिए बुक उपलब्ध हो गए। ऐसा नहीं कि स्कूली किताब, दूसरी भी किताबें। इसके कारण से शिक्षा का प्रसार में काफ़ी मदद मिला। तो अगर बोलें तो शिक्षा के प्रसार में प्रिंटेड बुक का क्या योगदान है या फिर कैसा संबंध है, एकदम समानुपाती संबंध है, सीधा बोलिएगा मैथ्स के लैंग्वेज में। तो क्योंकि अगर प्रिंटेड बुक है तो शिक्षा का प्रसार हुआ, है ना। तो चलिए आंसर को देखते हैं। छपाई तकनीक के आने से मुद्रित पुस्तकों की संख्या बढ़ने लगी और इस कारण पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ गई। यह छात्रों और पाठकों को सुगमता से प्राप्त होने लगी, जिससे अध्ययन के लिए एक उत्तम माहौल बनने लगा और बंगाल ने साहित्य और शिक्षा की अग्रगति में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त किया। मुद्रित पुस्तक और शिक्षा के प्रसार के बीच संबंधों पर चर्चा हम निम्न रूप से कर सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा का विस्तार, छापाखाना। ठीक है, छापाखाना जिसको हम लोग मुद्रण बोलते हैं, के प्रारंभ होने से बांग्ला भाषा के बहुत सारे पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने लगे, जैसे पियर्सन का वाक्यावली, लसन का प्रश्नावली, राधाकांत देव का बंगाली स्पीकिंग बुक आदि। छापा शुरू होने पर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होने लगा। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पहले पढ़ने की सुविधा नहीं थी। क्या दिक्कत थी वो समझ में आएगा आपको, आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए दूसरा पॉइंट, शिशु शिक्षा का प्रसार। मुद्रण के फलस्वरूप शिशु शिक्षा में तेजी आई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित वर्ण परिचय, रामसुंदर बसाक द्वारा बालो शिक्षा इत्यादि इसमें काफ़ी योगदान दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, जन शिक्षा, जिसको मास एजुकेशन बोलते हैं, का पथ का निर्माण होना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसाधारण पढ़ाई में या शिक्षा हासिल करने में आगे आने लगे। कैसे किताब पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, इस तरह का। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के अनुसार समाज का एक विशाल भाग शिक्षा के प्रकाश से वंचित रह जाता था। प्रिंटिंग प्रेस की सुलभ व्यवस्था न होने के कारण से जनसाधारण के पास में शिक्षा को पहुंचा पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यह संभव होने लगा था। क्यों? किताब आ गई, सबके पास पहुंचने लगा। तो पहले हाथ से लिखी हुई किताबें थीं, हाथ से लिखा हुआ मटेरियल होता था, संस्कृत में और इंग्लिश में, अपनी भाषा में नहीं थी। यह भी एक समस्या था। चौथा पॉइंट देखिए, शिक्षा ग्रहण करने का सहज व्यवस्था। प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान हाथ से लिखी हुई किताबों के माध्यम से की जाती थी। इसके फलस्वरूप बहुत संख्या में साधारण मनुष्य चाहने पर भी शिक्षा ग्रहण करना उनके लिए आसान नहीं होता था, किंतु वही कम मूल्य में मुद्रित पुस्तक उपलब्ध हो जाते थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आसान माध्यम बन गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कृतिवास ओझा का रामायण, कालिदासी महाभारत आदि जन जन तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग होते हुए आया, है ना, तो आसानी से पहुंचने लगा, संख्या बढ़ गई किताबों की।
मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अर्जन के लिए के क्षेत्र में हाथ से लिखा हुआ पुस्तक उपलब्ध थे। उसमें से ज़्यादातर अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। इस कारण साधारण व्यक्ति इन किताबों को पढ़ नहीं पाते थे। प्रिंटेड बुक के आने के फलस्वरूप मातृभाषा में रचना प्रारंभ हुआ और इस कारण अनगिनत साधारण मनुष्य को मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि छापाखाना के विस्तार होने से मुद्रित पुस्तक का प्रचलन तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया और इसके फलस्वरूप 19वीं सदी में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, समाज सभी क्षेत्र में एक जबरदस्त जागरण हुआ। इसलिए मुद्रित पुस्तक और शिक्षा के प्रसार के बीच में गहरा संबंध है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 हिस्ट्री अक्टूबर 2021 पसंद आया होगा। काफ़ी विस्तार से मैंने बता दिया, समझाने की कोशिश की है। आंसर भी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और टू द पॉइंट है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच आप सभी का इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी देखते रहने के लिए।